सबसे पहले हम आपको चीन के बारे में बताएंगे, जो खेल के मैदान में भी भारत के खिलाफ वैसे ही साजिश और षड्यंत्र रच रहा है जैसे युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों के खिलाफ करता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चीन पर एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है और कहा है कि भारत इस मामले में चीन के खिलाफ अब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में बाकायदा औपचारिक रूप से शिकायत करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है जब एक देश दूसरे देश के खिलाफ खेलों के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शिकायत करे, और भारत ने यह तय किया है। यानी हम बॉर्डर पर तो चीन से लड़ ही रहे हैं, चीन के सैनिकों से तो लड़ ही रहे हैं, अब हमारे खिलाड़ी भी चीन के साथ लड़ रहे हैं। चीन पर आरोप है कि उसने एशियन गेम्स के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों को जानबूझकर निशाना बनाया और अंतिम प्रतियोगिता में चीटिंग करके उन्हें हराने की कोशिश की ताकि वो मेडल न जीत पाए। और जिन भारतीय खिलाड़ियों को चीन ने अपना निशाना बनाया यानी टारगेट किया, उनमें भारत के मशहूर एथलीट नीरज चोपड़ा का भी नाम है। नीरज चोपड़ा भी चीन के इस षड्यंत्र का शिकार हुए। आपने खेलों से जुड़ी ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिनमें विलेन खेल के दौरान, मैच के दौरान हीरो को हराने की पूरी कोशिश करता है, साजिश रचता है, षड्यंत्र करता है, चीटिंग करता है। और कल एशियन गेम्स में मेंस जेवलिन थ्रो के फाइनल में भी नीरज चोपड़ा के साथ बिल्कुल यही हुआ। ऐसा लगा जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं। चीन ने एक विलेन की तरह नीरज चोपड़ा को हराने के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और शायद नीरज चोपड़ा भी इस तरह की चीटिंग के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं वो चीटिंग और धोखेबाजी में विश्वास नहीं रखते। कल फाइनल मुकाबले में जब नीरज चोपड़ा ने अपने पहले थ्रो के लिए प्रयास किया तो उस थ्रो को यह कहते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि इस थ्रो की दूरी को चीन के जो कैमरे हैं वो नाप नहीं पाए, जबकि तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 85 मीटर के मार्क को छू लिया था। लेकिन चीन ने कहा कि हम इस थ्रो को नाप नहीं पाए, इसलिए इसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। लेकिन जब अधिकारियों ने इस थ्रो को मानने से, जब चीन के अधिकारियों ने इस थ्रो को मानने से इनकार कर दिया तो नीरज चोपड़ा थोड़ी देर के लिए निराश भी हुए और आशंकित भी हो गए। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। आप भी पहले इस वीडियो को देखिए कि कैसे चीन ने कल नीरज चोपड़ा के साथ चीटिंग की और नीरज चोपड़ा ने इस चीटिंग को लेकर तब क्या कहा था। ये पहला बड़ा गेम्स था जहाँ पे टाइटल डिफेंड करने के लिए खेल रहा था, तो बहुत अच्छा लगा और काफ़ी चैलेंजिंग था। जिस तरह से जो डिसीजन हुआ फर्स्ट थ्रो में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, पर फिर भी टाइटल डिफेंड कर पाया और बहुत अच्छा लग रहा था कि जैना भी बड़ा आगे थ्रो मार रहा था अपनी, तो बहुत अच्छा लगा था कि हम इंडियंस ऐसे चैलेंज कर रहे हैं एक दूसरे को और बाकी काफ़ी पीछे थे। अब सोचिए, नीरज चोपड़ा की उम्र सिर्फ 25 साल है और इतनी कम उम्र में वो जिस प्रेशर से गुजरे, इसे आप कह सकते हैं कि यह दबाव की, प्रेशर की पराकाष्ठा थी। नीरज चोपड़ा का सामना अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के साथ साथ एक बहुत बड़े देश के साथ भी था, जो विलेन की तरह उन्हें हराने की साजिश कर रहा था। लेकिन इस प्रेशर कुकर जैसी स्थिति में भी नीरज चोपड़ा ने हार नहीं मानी और वो भारत के लिए तब भी गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे। हालांकि आज अगर आप सोचेंगे तो कल अगर नीरज चोपड़ा हार भी जाते, गोल्ड मेडल ना भी जीत पाते, तो कोई उनसे शिकायत नहीं करता, पूरा देश तब भी उनके साथ खड़ा रहता, नीरज चोपड़ा को उतना ही प्यार और सम्मान देता। और नीरज चोपड़ा चाहते तो वो विक्टिम कार्ड खेलकर बड़ी आसानी से कह सकते थे कि चीन की वजह से वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, क्योंकि चीन ने उनका जो बेस्ट थ्रो था उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया, चीन ने उनके साथ चीटिंग की। लेकिन चीटिंग तो हुई, तो क्या हम हार मानकर बैठ जाएं? उन्होंने इन सारी बातों को अलग रखकर अपना निशाना गोल्ड मेडल पर बनाए रखा। गोल्ड मेडल पर जो उनकी नजर थी, उस नजर को उन्होंने हटने नहीं दिया। और जैसे किसी भी फिल्म में विलेन की तमाम कोशिशों के बाद भी आखिर में हीरो जीत ही जाता है, वैसे ही नीरज चोपड़ा भी भारत के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। हमारे देश के तमाम युवा जो आज, और बाकी के लोग भी जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, जरूरी नहीं कि आप खिलाड़ी हैं,
जरूरी नहीं कि आप किसी खास प्रोफेशन में ही हैं। जीवन में ये एक आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, आज नीरज चोपड़ा से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह लाइफ लेसन है जो नीरज चोपड़ा ने आपके लिए भेजा है चीन से। भले ही कितनी बड़ी बड़ी ताकतें आपके खिलाफ काम कर रही हो, आपके खिलाफ साजिश रची जा रही हो, आपके खिलाफ छल कपट हो रहा हो, अगर आप इस प्रेशर को झेलते हुए बिना झुके बिना रुके अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए 25 साल के इस युवा ने, नीरज चोपड़ा ने, पूरी दुनिया को दबाव में कैसे काम करना चाहिए यह पूरी दुनिया को एक लाइफ लेसन कल दिया है। और किसी भी खिलाड़ी के हाथ पांव फूल जाएंगे अगर उसे ऐसा लगे कि उसका जो बेस्ट थ्रो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया, और वो इसके लिए तैयार भी नहीं है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और कल नीरज चोपड़ा के लिए आप समझ लीजिए एक डू और डाई वाली स्थिति थी, या करो या मरो। ऐसे में ज्यादातर लोग दबाव में टूट जाते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा ने इस चुनौती को स्वीकार किया, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हेड ऑन लिया, और उन्हें अपनी प्रैक्टिस पर, अपने बल पर, अपनी स्किल पर इतना विश्वास था कि वो दोबारा से ऐसा ही थ्रो फेंक पाएंगे और गोल्ड मेडल को तब भी छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने यही करके दिखाया। कोटा में भी जो छात्र प्रेशर को झेल नहीं पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूं जो कोटा में आजकल आप देखते रहते हैं छात्र डिप्रेशन में है, आत्महत्या कर लेता है। आज वो सारे छात्र, चाहे वो कोटा में पढ़ते हैं या किसी और जगह पढ़ते हैं, वो भी नीरज चोपड़ा से प्रेरणा लेकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। और नीरज चोपड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ 25 साल के ही तो हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके पास जीवन में 40-50 साल का अनुभव है। बहुत ही अनुभवी हैं, बड़े बूढ़ों की तरह वो सब हर स्थिति को झेलने के लिए अब अनुभव के आधार पर तैयार है। वो भी एक 25 साल का युवा ही है जिसने पहली बार इस तरह की स्थिति का सामना किया, और उस स्थिति से कितने शानदार तरीके से वो निकले, ये आज पूरे देश के लिए और युवाओं के लिए सीखने वाली बात है। अब नीरज चोपड़ा अकेले ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिनके साथ एशियन गेम्स में इस तरह की धोखेबाजी हुई है। मेंस जेवलिन थ्रो के फाइनल में ही सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के ही किशोर जैना के साथ भी यही हुआ। उनके भी सेकंड थ्रो को यह कहते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि उनका पैर सफेद लाइन से टच हुआ है, लेकिन बाद में चीन के अधिकारियों को अपनी गलती माननी पड़ी और उनके थ्रो को डिस्क्वालीफाई करने का जो फैसला है उसे वापस लेना पड़ा। एशियन गेम्स के विमेंस जेवलिन थ्रो में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाली अनु रानी के लिए भी उनके भी पहले थ्रो को यही कहते हुए डिस्क्वालीफाई किया गया कि इस थ्रो की दूरी नापी नहीं जा सकी। लेकिन जब इस पर भारत की तरफ से आपत्ति हुई तो चीन के अधिकारियों को तब फिर अपनी गलती माननी पड़ी और इस थ्रो को बाद में काउंट किया गया। तो देखिए, नया तरीका निकाला है चीन के अधिकारियों ने कि जो अच्छा थ्रो आएगा उसको वो अक्सर ये कह देते हैं भारत के साथ कि हम इसे नाप ही नहीं पाए। इसी तरह की चीटिंग 100 मीटर की बाधा दौड़ में भी हुई भारत के साथ। इस दौड़ में फॉल्स स्टार्ट के लिए चीन के खिलाड़ी को पहले डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन वहां मौजूद रेफरीज ने चीन के इस खिलाड़ी के साथ साथ भारत की एथलीट ज्योति याराजी को भी यही कहते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया कि उन्होंने भी फॉल्स स्टार्ट किया था, यानी गन शॉट से पहले ही उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में जब भारत ने आपत्ति जताई तो रिव्यू में यह बात गलत निकली और चीन को ज्योति याराजी का यह मेडल ब्रॉन्ज से सिल्वर में बदलना पड़ा। इसके अलावा रेस वॉक की प्रतियोगिता में मंजू रानी के साथ भी इसी तरह की चीटिंग हुई और आरोप है कि लॉन्ग जंप के फाइनल में भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर की जंप को भी सही से नापा नहीं गया, जिसकी वजह से वो सिल्वर मेडल जीते और गोल्ड मेडल चीन के एथलीट को मिल गया। देखिए, एक मामले में नहीं, कितनी जगह भारत के खिलाड़ियों के साथ धोखेबाजी और चीटिंग हुई है। भारतीय एथलीट ज्योति याराजी ने इस चीटिंग को लेकर क्या बताया, वो आज आप सबको सुनना चाहिए। एक्चुअली रेस शुरू होने के टाइम में मैंने बहुत फोकस किया कि अच्छा टाइमिंग करने के लिए, क्योंकि तो मेडल है ना, कुछ भी हो सकता है, हम वो वी कांट स्टॉप दैट। सो अब मैंने माइंड में सेट हुआ कि मैंने अच्छा टाइमिंग करो, कि मेरा बेस्ट टाइमिंग करना है उधर जाके। देन सडनली वो लोग ने फॉल स्टार्ट मेरे को दिया, मैंने शॉक हो गया, मतलब ऐसा कैसा हुआ करके। मैंने फाइट किया फॉर दैट, तो अपहिल मैंने डाला था
और हमने रेस के बाद में भी रिजल्ट बोलते हैं करके वो लोग बोला, देन आई रन अगेन, सो या। भारत के खिलाड़ी पूरी मेहनत के साथ वर्षों की प्रैक्टिस के बाद एशियन गेम्स में पहुंचे और इन खिलाड़ियों को धोखेबाजी नहीं आती। इन खिलाड़ियों को यह भी नहीं पता कि जब कोई धोखेबाजी करता है, चीटिंग करता है, तो फिर उसका क्या जवाब देना है। और देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, न जाने कितने भारतीय खिलाड़ियों को मेडल से दूर रखने की कोशिश चीन के अधिकारियों ने और वहां के रेफरीज ने की। अब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा है कि भारत इस मामले की शिकायत ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में जाकर औपचारिक रूप से करेगा। This is not only with Neeraj. First day it happened with our walkers. Second day it happened with our Jyoti. And yesterday it happened with our javelin thrower again, Anurani. And today it happened with Jinnah and Neeraj. So this is not just, they are, I think, purposefully doing this. And I am deeply saddened to see such kind of incident is happening in Asian Games. I mean, is the federation planning to lodge a protest? Yes. We are planning to lodge a protest against the officials. चीटिंग तो बहुत हुई हमारे खिलाड़ियों के साथ, रोकने की बड़ी कोशिश हुई, गिराने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन इस सब के बावजूद एशियन गेम्स के 72 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। यानी आज तक के इतिहास में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और भारत की यही उपलब्धि चीन को पसंद नहीं आ रही। एशियन गेम्स में भारत अब तक 21 गोल्ड मेडल जीत चुका है और हम 45 देशों की इस सूची में अब चौथे स्थान पर हैं। इस सूची में 179 गोल्ड मेडल के साथ चीन पहले, 44 गोल्ड मेडल के साथ जापान दूसरे नंबर पर, 33 गोल्ड मेडल के साथ दक्षिण कोरिया तीसरे और 21 गोल्ड मेडल्स के साथ भारत चौथे स्थान पर है। और एशियन गेम्स में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जिसमें हमारे कुल मेडल्स की संख्या आज शाम तक 86 हो चुकी है। और अभी क्योंकि और समय है अभी एशियन गेम्स में, तो हो सकता है कि यह टैली और भी ज्यादा बेहतर होगी। इससे पहले भारत ने वर्ष 2018 में हुए एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा 70 मेडल्स जीते थे, जिसमें 16 गोल्ड मेडल थे, लेकिन इस बार हम इससे कहीं ज्यादा जीत रहे हैं। इस बार के एशियन गेम्स चीन के हैंगजाऊ शहर में हो रहे हैं, लेकिन भारत के प्रति चीन की ईर्ष्या से आप ये समझ सकते हैं कि चीन ने अपने इस हैंगजाऊ शहर में बने खेल के मैदान को गलवान वाले युद्ध के मैदान में बदल दिया है। आपको याद होगा, गलवान में और दूसरे सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन ने हमारे सैनिकों के साथ कितने लंबे समय तक धोखाधड़ी की है। हालांकि यह नया भारत है जिसमें हमारे सैनिक सीमा पर चीन को जबरदस्त जवाब देते हैं और हमारे खिलाड़ी खेल के मैदान में भी उसी भावना से चीन के साथ लड़ रहे हैं। तो चीन की फितरत में कोई जो है बदलाव नहीं आया। चीन सीमा पर हमारे सैनिकों के साथ धोखेबाजी करता है और चीन खेल के मैदान में अब वही काम हमारे खिलाड़ियों के साथ कर रहा है। पहले जब सीमा पर यह सब होता था तो भारत इसे इग्नोर कर देता था, खून का घूंट पीकर रह जाता था। लेकिन नए भारत में देखिए क्या फर्क है। नए भारत का फर्क यह है कि अब भारत सीमा पर भी चीन को वैसा ही जवाब देता है जैसा हमने गलवान में दिया, और खेल के मैदान में भी अब हम डरते नहीं। पहली बात, हमारे खिलाड़ी इतने षड्यंत्रों के बावजूद भी रुके नहीं, तब भी मेडल जीत कर ही आए। दूसरी बात, अब भारत ने यह तय किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत करके चीन को एक्सपोज करेगा। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाकर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और सवाल यह है कि क्या आप मिट्टी और खपरेल से बने इस कच्चे मकान को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मकान किसका होगा? पहले आप बड़ी स्क्रीन पर इस मकान को देख लीजिए। इस मकान को देखिए और इस मकान को याद रखिएगा। ध्यान से आप देख लीजिए, इस मकान में कौन रहता होगा? यह मकान किसका हो सकता है? आप शायद सोचेंगे कि किसी बहुत ही गरीब मजदूर का मकान यह लग रहा है। अब आपको बताते हैं यह मकान किसका है। यह मकान भारत के उस खिलाड़ी का है
उस एथलीट का है जिसकी तस्वीरें आजकल चीन के अखबारों में छप रही है और जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। और इस खिलाड़ी का नाम है राम बाबू। 24 वर्ष के राम बाबू ने एशियन गेम्स में भारत को 35 किलोमीटर रेस वॉक के मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जिताया है, यानी एशियन गेम्स का मेडलिस्ट एथलीट है ये। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के एक छोटे से गांव के इस कच्चे मकान में रहने वाले राम बाबू आज से कुछ वर्ष पहले तक मनरेगा योजना के तहत मजदूरी किया करते थे। ये तस्वीरें कोविड के समय की हैं जो अब मैं आपको दिखाऊंगा, जब राम बाबू की वेटर की नौकरी चली गई थी। पहले राम बाबू वेटर थे, कोविड में नौकरी चली गई और इसके बाद वो मनरेगा योजना में मजदूरी का काम करने लगे। और उस समय उन्होंने अपने कुछ वीडियोस भी बनाए थे। इन वीडियोस को भी पहले आप जरा देखिए, बड़ी स्क्रीन पर देखिए ये खिलाड़ी। राम बाबू के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो अपनी गरीबी का बहाना बनाकर अपने सपनों के पीछे भागना हमेशा के लिए छोड़ सकते थे। कह सकते थे कि इतनी गरीबी में कोई क्या सपने देखेगा, लेकिन ये सब करने की बजाय उन्होंने परिश्रम को अपना हथियार बनाया और दिन रात इतनी मेहनत की कि वो न सिर्फ एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम में सेलेक्ट हुए, बल्कि इन खेलों में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी हमारे देश के लिए, आप सबके लिए जीता है। इसलिए इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि गरीबी में एक आग होती है, गरीबी में एक ऐसी आग होती है जो असंभव को संभव बना सकती है और राम बाबू उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आज हमने चीन में राम बाबू से भी बात की और सोनभद्र में उनके परिवार से भी बात की और उन्होंने हमें अपनी इस यात्रा के बारे में क्या बताया, ये आपको बहुत प्रेरणा देगा। मेरे घर का स्थिति अच्छा नहीं था, मैं काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, जिसकी वजह से मुझे पापा के साथ काम करना पड़ता था और हाथ बटाना पड़ता था। तो उस टाइम काफ़ी मुश्किल समय था। जब कोविड चल रहा था तो क्या उस वक्त ऐसा था कि पैसों की दिक्कत थी, इस वजह से आपको पिताजी के साथ जाना पड़ा या फिर क्या वजह थी? मैं गरीब परिवार से हूँ तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पैसे नहीं थे उतने और पैसे कमी थी। फिर मैं सोचा था कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा मुझे अगले कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं घर पे बैठूंगा तो बस मेरे पापा काम करेंगे, अकेले कितना करेंगे, कितना कमा पाएंगे, और लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं पापा के साथ काम करूंगा तो मैं थोड़े अपने लिए भी पैसे कमा सकता हूं। तो मैंने उस टाइम अपने पापा के साथ मनरेगा में काम किया और जो उस टाइम मेरे को पैसे मिला उससे मैं अपने लिए शूज खरीदा था। अब गरीबी में अब जान ही रहे हैं कि कैसे कैसे किस मुसीबत से वहाँ पहुँचा है, कैसे क्या क्या परेशानी आई, हम कैसे लोग भी बेटा परेशानी में कैसे मजदूरी करके उसके बाद गांव में से दूध लेकर खोआ भूज के बेच के वहाँ उसको हम पैसा दिए थे। और वो भी अपना कहीं होटल में कुछ काम कुछ दिन किया, कुछ वो जूट वाला बोरा झल्ला सिया, वो भी नरेगा में भी आया था लॉकडाउन में, तो वो उसमें भी एक महीने वो अपने पिताजी के साथ में वो मिट्टी फेंका था। तो आज हमारे देश के जो युवा हैं, अगर आपके घर में भी युवा हैं तो उन्हें राम बाबू की कहानी सुनाइए आप और देखिए कि अगर आपने ठान लिया तो कोई भी जीवन की परेशानी, किसी भी प्रकार की गरीबी आपको रोक नहीं सकती। लेकिन एक बात आज हम आपको ये कहना चाहते हैं, गरीबी में और दुख में एक आग होती है और जब ये आग किसी व्यक्ति को एक ईंधन के रूप में मिलने लगती है, जब कोई व्यक्ति इस आग को एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है तो वह व्यक्ति बहुत सफलता हासिल करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जिन लोगों की जिंदगी बहुत ही आसान है, जो बहुत बड़े बड़े घरों में पैदा हुए हैं, जिनके सामने कोई मजबूरी नहीं है, कई बार उनके जीवन से ये आग जो होती है ये चली जाती है। उनके अंदर ये आग नहीं चल रही, उनके अंदर वो इस आग में झुलस नहीं रहे हैं, वो दिन रात बेचैन नहीं है, वो दिन रात गरीबी की इस आग में, परेशानियों की इस आग में जल नहीं रहे हैं। और जब उन्हें ये जलन नहीं हो रही, जब ये आग उनके लिए ऊर्जा नहीं बन पा रही, तो फिर वो जीवन में भी इतना संघर्ष करने के लिए वो ईंधन पैदा नहीं कर पाते। इसलिए हमने देखा है कि खास तौर पर खेलों के मैदान में या दूसरे मैदान में भी अगर आप देखेंगे, दूसरे क्षेत्रों में भी कई बार जो ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की गरीबी से आते हैं, जो परेशानियों के जीवन से आते हैं,
वो बहुत बेहतर करते हैं, बजाय उनके कि जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जिनके पास तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं, बड़े बड़े स्टेडियम्स में प्रैक्टिस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खिलाड़ी कमतर है, ये मेरा कहने का बिल्कुल भी अर्थ नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास, आपके जीवन में अभाव है, आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दुख है, आपके जीवन में कोई गरीबी है, तो उसे अपने लिए कोई नेगेटिव पॉइंट मत बनाइए। वो जो आग है उसे ईंधन की तरह अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। आगे चलकर राम बाबू पर हो सकता है कभी ना कभी कोई फिल्म बनाई जाएगी, और जो एक्टर राम बाबू का रोल करेगा उसे हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश के युवा, वो उसे अपना आदर्श मानने लगेंगे, और फिर वो एक्टर रातों रात बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा, करोड़ों युवाओं का जो है वो आदर्श बनेगा। इसलिए आपसे ये कह रहे हैं कि उन एक्टर्स को अपना आदर्श बनाने की बजाय राम बाबू जैसे जो एथलीट हैं, इन्हें अपना आदर्श बनाइए, क्योंकि ये रियल लाइफ हीरोज हैं, ये असलियत में असली जिंदगी के नायक हैं। और जब आप इनको ध्यान से इनको देखेंगे, इनकी कहानी को पढ़ेंगे, तो ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। अब हम राजनीति की तरफ आते हैं और दिल्ली के शराब घोटाले का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करते हैं, और बिल्कुल अलग विश्लेषण यह होगा, क्योंकि इसमें आज हम यह सवाल उठाने वाले हैं कि क्या दिल्ली के शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की सूची में क्या आम आदमी पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए? यह एक अजीब सा सवाल है, मैं जानता हूं, और यह सवाल इससे पहले ना तो आपने कभी सोचा होगा, ना ही कभी इससे पहले आपके दिमाग में सवाल आया भी होगा कि क्या आम आदमी पार्टी को भी, या फिर आप थोड़ी देर के लिए इस पार्टी को भी भूल जाइए, अगर कोई नेता पैसा लेते हुए गिरफ्तार होता है और वो पैसा पार्टी फंड में जा रहा है, तो उसका जो असली लाभार्थी है उस नेता के साथ साथ वो पार्टी भी है जो पार्टी फंड में उस नेता के जरिए ये घोटाले का पैसा ले रही है। तो क्या उस पार्टी को आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए? आज सवाल यही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आज जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय सिंह को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया, तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 में लोकसभा का चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो विपक्ष के नेताओं की इस तरह से गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, लेकिन वो न्याय की ये लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे, वो डरेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं। सर प्लीज प्लीज प्लीज। संजय जी कुछ कहेंगे अपने रेस्टोरेंट? संजय जी कुछ कहेंगे? न्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आगे। तो संजय सिंह कह रहे हैं कि ये राजनीतिक गिरफ्तारी है। आज आप इस विरोधाभास को भी कृपया करके नोट कीजिए कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के एक विधायक सुखपाल सिंह खैरा को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में पिछले हफ्ते गिरफ्तार करती है, तो पार्टी के नेता कहते हैं कि वो ड्रग्स के नशे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में गिरफ्तार होने वाले नेताओं का किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इस जंग में भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं की गिरफ्तारी होती है, तो वही आम आदमी पार्टी ये कहती है कि ये सब कुछ राजनीति की वजह से हो रहा है, क्योंकि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए ये सब हो रहा है। ये दो मामले एक जैसे, लेकिन बयान अलग अलग, प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग अलग। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि वो न्याय की ये लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए मोदी सरकार उनसे डर गई। लेकिन इस मामले में ईडी का कहना कुछ और ही है, और कल भी हमने आपसे कहा था कि जब इस तरह की कोई गिरफ्तारी होती है किसी बड़े नेता की, तो उसके आसपास गिरफ्तारी को लेकर इतने सारे वीडियोस, इतने सारे बयान, इतने सारी राजनीति होने लगती है कि देश के लोगों को कभी यह पता ही नहीं चलता कि इस केस की मेरिट क्या है, इन्होंने असल में किया क्या है, और इस केस के जो लीगल एंगल्स हैं वो क्या है, कानूनी रूप से इस केस में क्या है, ये जनता कभी सोचती ही नहीं। और जनता को बस ये बता दिया जाता है कि ये एक साजिश है, ये एक षड्यंत्र है, हमें फंसाया जा रहा है, और जनता सोचने लगती है कि ये तो पार्टियां जो हैं आपस में ऐसा ही करती रहती हैं। तो इसलिए आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि चाहे ये राजनीतिक गिरफ्तारी है या नहीं है,
लेकिन यह तो जानना ही पड़ेगा कि संजय सिंह ने किया क्या था कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो कि ये तमाम नेता ये कभी नहीं चाहते कि जनता को यह पता चले कि इन्होंने किया क्या है। आज जब संजय सिंह को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया तो ईडी ने अदालत को बताया कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे यह साबित होता है कि शराब घोटाले में संजय सिंह ने खुद भी करोड़ों रुपए लिए थे। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में आरोपी से सरकारी गवाह बनने वाले एक व्यापारी, शराब व्यापारी दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने अलग अलग मौकों पर संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए दिए थे और ये 2 करोड़ रुपए उन्हें उनके घर पर भेजे गए थे और आरोपों के मुताबिक खुद संजय सिंह ने ही ये सारा पैसा खुद रिसीव किया था। यानी ये जो डिलीवरी है पैसे की, ये संजय सिंह ने स्वयं ली थी। इसके अलावा ईडी का यह भी कहना है कि ये सारा लेन देन वर्ष 2021 और 22 में हुआ था। आप ये मान लीजिए, जब हमारा देश कोविड से संघर्ष कर रहा था, जब हमारे देश में आप सब लोग कोविड से संघर्ष कर रहे थे, लोग मर रहे थे, हम अपने परिवार में अपने दोस्तों को बचाने में लगे हुए थे, जब हमें यह नहीं पता था कि आगे चलकर कितने लोग जिंदा बचेंगे, उस समय आम आदमी पार्टी इस उधेड़-बुन में लगी हुई थी। उस समय संजय सिंह 2-2 करोड़ रुपए की डिलीवरी अपने घर पर ले रहे थे और कल छापेमारी के दौरान ईडी ने कहा है कि उसे कुछ और सबूत भी मिले हैं जो इस मामले की जांच में अहम साबित हो सकते हैं। हालांकि यहां पर हमारा यह कहना है कि जब इतने महीनों के बाद ईडी ने छापेमारी की है तो उन्हें क्या मिला होगा। संजय सिंह तो पहले से ही ये जानते थे कि वो शक के घेरे में है। आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को पहले से ही पता था, नेताओं की, कि उनके घर कभी भी रेड हो सकती है। तो क्या उन्होंने इन सारे सबूतों को मिटा नहीं दिया होगा? और ईडी ने यह रेड करने में इतनी देर क्यों की? ईडी की इन दलीलों के आधार पर अदालत ने भी आज संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड को मंजूरी दे दी। यानी अब 5 दिन तक संजय सिंह ईडी की रिमांड में रहेंगे और 5 दिन तक ईडी संजय सिंह से पूछताछ करता रहेगा रोज, और उनसे बाकी के जो सबूत हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस दौरान अदालत ने संजय सिंह के वकील ने कुछ बातें भी कही हैं। अदालत ने संजय सिंह के वकील का कहना है कि दिनेश अरोड़ा नाम का ये शराब व्यापारी पहले शराब घोटाले के इसी मामले में आरोपी था, लेकिन अब वो इस मामले में जमानत मिलने के बाद अचानक से सरकारी गवाह बन गया, जिससे उसकी अपनी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। यानी एक आरोपी बिजनेसमैन जो था, पहले उसे आरोपी बनाया गया, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, और जब वो जमानत पर बाहर निकला तो वो अचानक से सरकारी गवाह बन जाता है और उस सरकारी गवाह की सारी बातें मानकर संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस गवाह की अपनी विश्वसनीयता क्या है कि ये सच ही कह रहा है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, अदालत ने ईडी से पूछा कि जब संजय सिंह ने अपने घर पर 2 करोड़ रुपए वर्ष 2021-22 में लिए थे तो ईडी ने संजय सिंह को इतने दिनों के बाद, अब वर्ष 2023 भी जब खत्म होने वाला है, तब गिरफ्तार क्यों किया? ये तो हम भी पूछ रहे हैं कि जब मामला इतना पुराना है और ईडी के पास सबूत भी थे, ईडी जानता भी था कि पैसे का लेन देन हुआ है, तो अभी किसका इंतजार कर रहे थे कि जब अक्टूबर का महीना आएगा 2023 में, तब जाकर यह गिरफ्तारी होगी। इस पूरी बहस के बीच संजय सिंह ने भी अदालत से कुछ बातें कही हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि अगर ईडी के आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह की बेबुनियाद जांच करना सही कैसे हो सकता है। इसके अलावा संजय सिंह ने जज से यह भी कहा कि वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए वही बेहतर समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। यानी संजय सिंह अदालत में यही कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने की बहुत बड़ी साजिश हुई है। लेकिन आज मैं अपने साथ ईडी की एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट और रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी भी लेकर आया हूं, जिसमें संजय सिंह को लेकर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको थोड़ा पढ़कर मैं बताता हूं। इसमें 262 पन्नों की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने 6 अप्रैल को कोर्ट में दायर की थी, वो मैं अपने साथ आज लेकर आया हूं। और इसके पेज नंबर 62 और 63 पर दिनेश अरोड़ा नाम के इस शराब व्यापारी के बयान का जिक्र किया गया है, और वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। पेज नंबर 62 पर क्या लिखा है। इसमें लिखा है, He initially met Mr. Sanjay Singh, through whom he came in contact with Mr. Manish Sisodia,
ड्यूरिंग अ पार्टी इन हिज ओन रेस्टोरेंट नेमली अनप्लग्ड कोर्टयार्ड। तो इस बिजनेसमैन का एक रेस्टोरेंट है अनप्लग्ड कोर्टयार्ड, दिल्ली के लोग शायद जानते भी होंगे। वहां पर एक पार्टी हुई, उस पार्टी में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों गए होंगे और इसमें लिखा है कि वहां पर ये इनके संपर्क में आया और संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से इनकी मुलाकात करवाई। और जाहिर है मनीष सिसोदिया उस समय दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और शराब का जो मंत्रालय है वो भी उन्हीं के पास था। On request of Mr. Sanjay Singh, he spoke to many of the restaurant owners and arranged checks amounting to rupees 82 lakhs handed over to Mr. Sisodia for collection of party funds for upcoming assembly elections in Delhi. तो फिर ये कह रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने जो रेस्टोरेंट्स के बाकी के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं दिल्ली में उनके मालिकों से भी बात की और कहा कि भाई आप सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को चंदा दीजिए। और इन सब लोगों ने मिलकर 82 लाख रुपए इकट्ठा किए और मनीष सिसोदिया को यह 82 लाख रुपए का चेक दिया। और यह जो चेक है ये कहकर लिया गया कि यह पार्टी फंड है दिल्ली में होने वाले अगले इलेक्शन के लिए। इसके बाद वो कहते हैं ही ऑल्सो स्टेटेड मिस्टर अमित अरोरा, रिटेल लाइसेंस होल्डर ऑफ सार्थक फ्लेक्स, हैड टोल्ड हिम टू बी पार्टनर्स इन जेवी ऑफ सार्थक फ्लेक्स। अमित आस्क्ड हिम for helping in shifting the shop from Pitampura to Okhla as the matter was pending with excise department. Accordingly, he raised that issue with Mr. Sisodia and on the directions of Mr. Sanjay Singh, the matter got resolved by excise department. He stated that he had spoken to Mr. Sisodia 5-6 times and he also met Mr. Kejriwal once at his residence with Sanjay Singh. कहने का मतलब यह है कि जब एक बार जान पहचान हो गई, जब एक बार जो है दोस्ती हो गई तो फिर काम भी फटाफट इस सरकार में होने लगे और इसी दौरान उनकी एक मुलाकात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी हुई, ये इसमें लिखा है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये सरकार कैसे काम करती है। अब ईडी ने आज जो रिमांड एप्लीकेशन अदालत में दी है उसमें भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके मुताबिक संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से साठगांठ की हुई थी। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने दिनेश अरोड़ा से यह कहा कि वो उनके हिसाब से दिल्ली की शराब नीति को बदल देंगे, लेकिन इसके बदले में दिनेश अरोड़ा को अपने बिजनेस में उनके एक व्यक्ति को, उनके एक आदमी को पार्टनर बनाना होगा और इस व्यक्ति को संजय सिंह और मनीष सिसोदिया इन लोगों के बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहते थे। और वो कौन व्यक्ति है? उसका नाम है विवेक त्यागी और यह वही विवेक त्यागी है जो संजय सिंह का पीए है। यानी संजय सिंह अपने पीए को शराब कारोबारियों के बिजनेस में अपनी तरफ से पार्टनर बनाकर दिल्ली की शराब नीति को उनके हिसाब से बदलने के लिए तैयार हो गए थे। और ये सब कागजात मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं, आपको बता देता हूं इसमें भी क्या लिखा है। श्री संजय सिंह हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्स्पिरेसी ऑफ एक्सटेंडिंग फेवर्स टू प्राइवेट पर्सन्स इन द एक्साइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। फिर वो लिखते हैं द इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट संजय सिंह हैड अश्योर्ड टू गेट चेंजेस थ्रू श्री मनीष सिसोदिया इन द देन प्रपोज्ड एक्साइज पॉलिसी टू इंक्रीज द ब्रांड रजिस्ट्रेशन फॉर IMFL ब्रांड्स एट द बिहेस्ट ऑफ श्री अमित अरोड़ा एंड श्री दिनेश अरोड़ा। तो ये सारे जो बिजनेसमैन थे ये चाहते थे कि जो एक्साइज पॉलिसी बन रही है इसमें कुछ बदलाव किए जाएं, ऐसे बदलाव किए जाएं जिससे इन्हें फायदा हो सके। उसके बदले में ये पैसा देने को तैयार हो गए। फिर इसमें लिखा है इन एक्सचेंज ऑफ दिस एन एसोसिएट ऑब्लिक टीम मेंबर ऑफ श्री संजय सिंह दैट इज श्री विवेक त्यागी वॉज गिवन स्टेक्स इन द बिजनेस कंसर्न ऑफ श्री अमित अरोड़ा। श्री विवेक त्यागी हैज बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद श्री संजय सिंह फॉर द पास्ट 10 years. And further, Shri Vivek Tyagi is also currently the parliamentary assistant to Shri Sanjay Singh. तो संजय सिंह ने क्या किया? अपने पार्लियामेंट्री असिस्टेंट विवेक त्यागी जो उनके साथ काम कर रहा है 10 साल से, कहा कि भाई आप ये जो कंपनी बना रहे हैं इसमें मेरे आदमी विवेक त्यागी को पार्टनर बना लीजिए। और क्योंकि वो खुद तो पार्टनर बन नहीं सकते, लोगों के सामने ये सच आ जाएगा, तो उन्होंने अपने खास आदमी को पार्टनर बनवा दिया और फिर ये सोचा कि उसके जरिए वो ये सारा पैसा लेते रहेंगे। अब इससे आप आगे एक चीज समझिए कि हमारे देश में जब ये लोग पार्लियामेंट में जाते हैं MP बनकर
जैसे ये सज्जन जो हैं संजय सिंह, ये राज्यसभा में एमपी बनकर गए और सोचिए ये राज्यसभा में सांसद बन के क्या काम कर रहे हैं। शराब कारोबारियों की कंपनी में पार्टनरशिप ले रहे हैं। जब ये जाते हैं सांसद बनकर लोग, तो इन्हें एक पार्लियामेंट्री असिस्टेंट मिलता है जिसकी तनख्वाह भी सरकार देती है। वो पार्लियामेंट्री असिस्टेंट का काम क्या होता है? काम ये होता है कि वो सांसद की मदद करे। मदद किस चीज में करे? लोगों की भलाई करने में मदद करे। जो नए नए बिल्स आ रहे हैं उसमें सांसद अपनी क्या भूमिका निभाएगा, नए नए कानून आ रहे हैं उसमें कोई जितना भी कामकाज होता है, पेपर वर्क जो होता है उसमें मदद करेगा। ये काम है पार्लियामेंट्री असिस्टेंट का। और अब आप सोचिए कि पार्लियामेंट्री असिस्टेंट को इन्होंने किस चीज में लगा दिया? इन्होंने लगा दिया शराब के कारोबारियों से पैसा निकालने में और उनकी कंपनियों में पार्टनरशिप लेने के लिए लगा दिया पार्लियामेंट्री असिस्टेंट को। तो जब भ्रष्ट लोग संसद में पहुंच जाते हैं तो वो सांसद बनकर जो उन्हें ताकत मिलती है, जो पावर्स मिलती है, उसका कैसे दुरुपयोग करते हैं, ये उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि शराब घोटाले के जरिए ही आम आदमी पार्टी को 70 लाख रुपए का चंदा मिला और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को 82 लाख रुपए के चेक मनीष सिसोदिया के जरिए दिए गए थे। पिछले साल जब गोवा में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी और चुनाव में उसका वोट शेयर 6% से ज्यादा था। और अगर आम आदमी पार्टी को गोवा में 6% वोट ये नहीं मिलते तो वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तों को पूरा नहीं कर पाती। जब गोवा में 6% वोट मिले तो उसके बाद आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल जो हम आप सबके सामने उठा रहे हैं वो ये कि अगर घोटाले से मिले पैसों के जरिए आम आदमी पार्टी ने यह चुनाव लड़ा और इस चुनाव में मिले वोटों की वजह से उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो क्या इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी नहीं बनाना चाहिए? अगर ये संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जो पैसा ले रहे थे उसमें से कुछ तो जाहिर है खुद अपने लिए भी रख रहे होंगे, पूरा पैसा तो कोई नहीं देता, लेकिन अगर इसमें से आधा पैसा भी ये पार्टी फंड में डाल रहे हैं और उस पार्टी फंड के जरिए पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, गोवा में चुनाव लड़ रही है, चुनाव प्रचार में पैसा वहां से जा रहा है। ये जो आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के आजकल जो प्राइवेट प्लेन्स में जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स में जाते हैं, इसका पैसा कहां से आता है? ये वहीं से आता है। तो क्या इन वोटों को जो उस ब्लैक के पैसे, भ्रष्टाचार के पैसे के जरिए जो चुनाव लड़ा गया, क्या उन वोटों को अवैध करार नहीं दिया जाना चाहिए? आज हमारा बड़ा सवाल यह है। जब खेलों में भी कोई खिलाड़ी नियमों के उल्लंघन के लिए दोषी पाया जाता है तो उससे उसका मेडल वापस ले लिया जाता है और राजनीति में भी ऐसी बेईमानी के लिए नेताओं की सदस्यता बहुत बार रद्द हो जाती है। आपको याद होगा वर्ष 1971 में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर रायबरेली के लोकसभा चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगा था और वर्ष 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन आरोपों को सही माना और इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई किया, तो इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता को खारिज कर दिया गया था। और यही मामला आज आम आदमी पार्टी को लेकर भी बन रहा है। आरोपों के मुताबिक शराब घोटाले के पैसे से ही आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा और गोवा में मिले 6% वोटों के आधार पर ही आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। आज आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है। तो क्या इन वोटों को भी अब अवैध नहीं माना जाना चाहिए? आज हमारा सवाल यह है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो तो पार्टी है। हमारे देश में ऐसी न जाने कितनी फिल्में आपने देखी होंगी जिनमें नेता पार्टी फंड के नाम पर भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर इन पैसों से चुनाव लड़कर विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। और ये इतनी आम बात है कि जब आप फिल्मों में किसी नेता को बेईमानी से कमाए गए पैसे के जरिए चुनाव जीतते हुए देखते हैं तो आपको इस पर जरा भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि आजादी के बाद से ही ये बात हमारे देश में हमेशा से होती आई है और हमारे देश के लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है। फिल्में बनाने वाले, फिल्में देखने वाले, फिल्मों को लिखने वाले, हमारे देश के नेता और हमारे देश के वोटर, हर कोई इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि कैसे राजनीति में उद्योगपतियों से चंदा लिया जाता है, उसके बदले में उद्योगपतियों की मदद की जाती है, बैंकों के उनके जो कर्जे हैं वो माफ कर दिए जाते हैं, उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने में मदद की जाती है,
और फिर उसी पैसे से चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। आज आप खुद सोचिए, क्या आपको नहीं पता कि नेताओं के पास हेलीकॉप्टर्स और प्राइवेट प्लेन्स के जरिए जो चुनाव प्रचार करते हैं वो पैसा कहां से आता है? प्राइवेट जेट्स के लिए ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा पार्टी फंड से आता है। और पार्टी फंड में पैसा कहां से आता है, ये आज हमने आपको ये चार्जशीट पढ़कर आपको बता दिया कि पार्टी फंड के लिए पैसा कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करती है पैसा लेकर, कैसे कुछ खास लोगों को मदद करने के लिए बड़ी बड़ी एक्साइज पॉलिसीज में बदलाव कर दिए जाते हैं ताकि इन लोगों को लाभ मिल सके। उसके बदले में इनसे पैसा लिया जाता है और फिर उस पैसे से चुनाव लड़ा जाता है। फिर राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं, फिर एक दो राज्यों में सरकारें भी बन जाती हैं। तो सोचिए कैसा बड़ा खेल है। आज आप खुद से सवाल पूछिए, क्या आपने स्वेच्छा से कभी किसी पार्टी को चंदा दिया है? क्या आप कभी किसी पार्टी को चंदा देंगे? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि मैं पार्टी को चंदा देता हूं और मैंने दिया है? लेकिन आम लोग राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते ही नहीं है, सही बात ही है। लेकिन हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट से चलने वाले नेता पार्टी फंड के नाम पर ही ये सारे बिल फाड़ते हैं और कहते हैं कि जनता हमें चंदा दे रही है और उस चंदे से ही पार्टी चल रही है। लेकिन हमें आज तक जनता का ऐसा कोई आदमी मिला नहीं जो चंदा देता हो। और जब कुछ मामलों में जांच होती है और पता चलता है कि किसी पार्टी ने घोटाला करके पार्टी फंड में पैसा लिया है, तो ऐसे मामलों पर गंभीरता से सोचने के बजाय इसे राजनीति से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि इस मामले में हो रहा है। और तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि संजय सिंह को सच बोलने की सजा मिल रही है, सवाल पूछने की सजा मिल रही है, जनता की आवाज बुलंद करने की सजा मिल रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि संजय सिंह सच ही तो नहीं बोल रहे थे, जिसकी वजह से ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। पिछले एक हफ्ते से इस देश में एक अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। टीएमसी के सांसदों को घसीट के गिरफ्तार किया जाता है। कल संजय सिंह के घर पे रेड होती है, कुछ नहीं मिलता, फिर भी उनको गिरफ्तार किया जाता है। आज डीएमके एक और इंडिया अलायंस का पार्टनर है, उनके यहाँ पे ईडी की रेड पड़ रही है, शायद उनको भी गिरफ्तार कर ले। पुलिस मार पिटाई कर रही है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। तो ये क्या है? ये एक अघोषित आपातकाल है, इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो इंडिया अलायंस के सामने आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का अन्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं हमेशा सरकार को कमजोर करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फेस नहीं कर सकते। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को। इन सब नेताओं को कहना चाहिए कि यह भ्रष्टाचार का मामला है, घूस खाने का मामला है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत में मामला चला गया है, अदालत में एक जज साहब बैठे हुए हैं, उन्हें तय करने दीजिए। लेकिन सब ने पहले ही अपनी क्लीन चिट संजय सिंह को दे दी, मनीष सिसोदिया को दे दी। सब ने अदालत से पहले ही अपना फैसला भी सुना दिया और कह दिया कि संजय सिंह तो बेकसूर है। ये सारे नेताओं ने देखिए मिलकर अभी से ही इस पूरे मामले का फैसला सुना दिया है। अब आज की एक और बड़ी खबर यह है कि मशहूर एक्टर रणबीर कपूर के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 और कलाकारों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, जिनमें मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के अलावा एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और हिना खान का नाम है। और यह मामला है महादेव नाम के एक ऐप से जुड़ा हुआ, जिसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए मुंबई समेत कई शहरों में रेड की थी। और इस मामले में इस ऐप के जो मालिक हैं सौरभ चंद्राकर की भूमिका का पता चला है। ईडी के मुताबिक सौरभ चंद्राकर महादेव और उसके जैसे जो दूसरे इलीगल बैटिंग एप्स का काला कारोबार करता है, उनके लिए इन कलाकारों ने विज्ञापन किया था और आरोप है कि इसके लिए उन्होंने जो पैसा लिया वो कैश में लिया था। सौरभ चंद्राकर ने इलीगल बैटिंग के लिए जो महादेव ऐप बनाया, उस ऐप के लिए बड़े बड़े एक्टर्स जैसे शक्ति कपूर, बोमन ईरानी, डेजी शाह, बी पराग जैसे गायक और भी बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज विज्ञापन कर चुके हैं, या फिर उनकी शादी में वो जाकर परफॉर्म करके आए हैं, नाच कर आए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये परफॉर्मेंस करने के बदले में इन सब लोगों ने
जो पैसा लिया वो कैश में लिया। और इस ऐप का जो मालिक है, अभी दुबई में उसकी शादी हुई थी जिसमें उसने 200 करोड़ रुपए अपनी शादी में खर्चा किया था। और अब आप सोचिए, ये सारे जो कलाकार हैं, ये उस अपराधी, ये जूस बेचने वाला एक व्यक्ति था जो बाद में अपराधी बन गया, ये गैर कानूनी ऐप चलाता था। और हमारे देश के ये बड़े बड़े कलाकार जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, ये कुछ पैसों के लिए उसकी शादी में नाचने के लिए और गाने के लिए चले गए। और पैसा भी कैसे लिया? कैश में लिया। आज से क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है और भारत के लोगों के मन में इस समय, आप सबके मन में एक ही सवाल है, और वो ये कि 140 करोड़ लोगों का वर्ल्ड कप जीतने का सपना क्या इस बार पूरा होगा? भारत के पास क्रिकेट के लिए दुनिया में सबसे बड़ा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, 140 करोड़ क्रिकेट प्रेमी हैं और हमारे देश में क्रिकेट एक धर्म बन चुका है। यहां ज्यादातर बच्चे क्रिकेट खेलकर और देखकर बड़े होते हैं। इसके बाद भी हमारा देश सिर्फ 2 बार ही क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत पाया है, एक बार वर्ष 1983 में और दूसरी बार वर्ष 2011 में। पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में हम शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए थे, जिससे हमारे देश के लोग बड़ा निराश हुए। भारत में जिस तरह क्रिकेट को लेकर लोगों में इतना क्रेज है, ठीक वैसा ही अमेरिका के लोगों के में बास्केटबॉल के लिए इतना क्रेज है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की बास्केटबॉल टीम 16 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। बास्केटबॉल में अमेरिका को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए बड़ा सवाल यह है, अमेरिका में बास्केटबॉल को लेकर सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा दर्शक हैं, सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे बड़ी लीग है और इसीलिए वो बास्केटबॉल में कभी हारते नहीं। लेकिन भारत में क्रिकेट को लेकर भी वैसा ही है, लेकिन भारत क्रिकेट में हार जाता है। यहां सवाल यह भी है कि क्या किसी देश के खेलों में जीत, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल पर किए जाने वाले खर्च और इस देश में फैंस की संख्या पर निर्भर करती है? अमेरिका को अगर आप देखें बास्केटबॉल में तो लगता है कि बिल्कुल निर्भर करती है। अगर वहां बास्केटबॉल के इतने बड़े प्रेमी हैं और इतनी बड़ी बड़ी लीग्स हैं तो वो जीतते भी हैं। लेकिन भारत में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन हम नहीं जीत पाते, क्योंकि ब्राजील जैसे देश जहां फुटबॉल के लिए कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है, इसके बाद भी वहां की टीम फीफा वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। इसलिए किसी भी टीम को वर्ल्ड कप जैसे मुकाबले में जीतने के लिए 4 बातें बहुत आवश्यक होती है। पहली, टीम भावना और खिलाड़ियों के बीच आपस का तालमेल। दूसरी, सभी खिलाड़ियों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी कीमत पर टीम को जिताना। तीसरी, लीडरशिप, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वर्ष 1983 में कपिल देव की लीडरशिप में भारत का वर्ल्ड कप जीतना, और उसके बाद 2011 में जब भारत की टीम जीती थी तब भी एक लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था कि सचिन तेंदुलकर के लिए ये वर्ल्ड कप जीतना है, और पूरी टीम सचिन के नाम पर इकट्ठा हो गई थी। चौथी बड़ी बात है कि टीम में खिलाड़ियों के बीच कम्युनिकेशन जितना अच्छा होता है उसका प्रभाव उनकी परफॉर्मेंस में भी उतना ही बढ़िया दिखाई देता है। यानी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है टीम का, कोई पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही है टीम में। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड की टीम क्रिकेट पर बहुत कम पैसा खर्च करने के बावजूद बहुत शानदार और कंसिस्टेंट प्रदर्शन करती है, और जो यूरोप के रनर्स की तुलना में अफ्रीका के गरीब देशों के जो धावक हैं वो लंबी दूरी की दौड़ में उनसे कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो खेलों की दुनिया अलग फैक्टर्स के हिसाब से चलती है। इसलिए आज हम ये चाहेंगे कि भारत के 140 करोड़ लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भारत को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, इस बार उनका सपना पूरा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतने बड़े दर्शक क्रिकेट के पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, इतना पैसे वाला बोर्ड कहीं नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है, खिलाड़ियों को इतना पैसा कहीं और कहीं नहीं मिलता, खिलाड़ियों को इतना स्टारडम और कहीं नहीं मिलता, और खिलाड़ियों के लिए इतना बड़ा इकोसिस्टम उन्हें प्रमोट करने के लिए, उनके लिए तालियां बजाने के लिए इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए भारत के खिलाड़ियों से इतनी उम्मीद तो बनती ही है। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है, काम करते वक्त सोचना सतर्कता है, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है।